तो सिवान के विकास के लिए विशेषकर जो दक्षिणी क्षेत्र से सिवान शहर में लोग अपने विभिन्न कामों को लेकर के आते हैं, उन्हें सिसवन ढाला पर जब आते हैं तो उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर घंटों क्रॉसिंग जाम रहता है, रेलवे फाटक बंद रहता है, कई एम्बुलेंस खड़े हो जाते हैं, कई वहाँ पर रोगी मर गए समय के अभाव में। इसलिए मैं कहूँगा कि सारी प्राथमिकता में एक नंबर प्राथमिकता सिसवन ढाला पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण यदि वे 6 महीना के अंदर में करा देती हैं तो सिवान की जनता उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगी। तो आइए इनसे बात करते हैं, सिवान के राजनीति में वो क्या कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे सर, अभी वर्तमान में जो सिवान का सियासी मिजाज है, आप तो बहुत नज़दीक से जानते हैं, कैसा लग रहा है सिवान की राजनीति? सिवान का राजनीति जो है अभी नए सिरे से शुरू हुआ है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें कई समीकरण बिगड़े बने ध्वस्त हुए और अंततोगत्वा जदयू की प्रत्याशी की यहाँ पर जीत हुई। ठीक है, जीत हुई, उनको धन्यवाद है, जीते और जीत भी गई। लेकिन सिवान की जनता को नए सांसद से काफ़ी उम्मीद है कि एक महिला सांसद के हटने के बाद दूसरी महिला सांसद बनी है और उनसे काफ़ी सिवान के वासियों को उम्मीद है कि सिवान में जो बहुत सारे काम नहीं हुए, बहुत सारे काम जो सार्वजनिक रूप से अधूरे रह गए हैं, उन कामों को व्यक्तिगत भावना से ऊपर उठ करके और सिवान की 30 लाख जनता के फेवर में निर्णय लेना चाहिए। लोकसभा में उनको बोलना चाहिए। अभी सेशन भी लोकसभा का चल रहा है और सिवान की मांग को उठाना चाहिए। और यदि हमसे आप पूछ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? तमाम जो प्रत्याशी हैं या अलग अलग जो उम्मीदवार हैं सामने आने लगे हैं, उसमें आपका भी नाम चल रहा है कि आप भी चुनाव के मैदान में इस बार जो है मजबूत उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं, क्या कहेंगे? अभी जो लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में बिहार विधानसभा का जो आम चुनाव होगा अक्टूबर-नवंबर में 25 में, तो लड़ाई तो बड़ी गंभीर है। यहाँ पर आरजेडी जो है पिछले चुनाव में भी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और लोगों का रुझान जो है आरजेडी की तरफ अभी भी है। चूँकि आरजेडी 0 से 4 सीट पर गई है बिहार में लोकसभा में, और आम जनता का जो जनमानस है वह आरजेडी के तरफ है। लेकिन लड़ाई जो है गंभीर है। जदयू और भाजपा गठबंधन भी मजबूत है और आरजेडी भी काफ़ी मजबूत है। लड़ाई गंभीर होगी, लेकिन रुझान जो अभी है वो आरजेडी के तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा है। और मैं आशा करता हूँ कि कितनी भी कड़ी लड़ाई होगी, जीत आरजेडी के तरफ लग रहा है अभी। और ऐसे तो समय कालांतर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। और जो हमको आपने कहा कि आप भी लड़ सकते हैं, तो मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, हमें लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पुलिसिया भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज़ उठती रहती है। और ऐसा आवाज़ उठाने वाला मेरे सिवा बहुत कम ही लोग हैं सिवान ज़िले में। हमने पुलिस के खिलाफ भी आवाज़ उठाया, शराब के खिलाफ भी आवाज़ उठाए। एक 2016 में जो नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की, उस शराबबंदी पूर्ण रूप से फेलियर हो रहा है। शिकायत करने पर भी एसपी नहीं सुनता है, डीजीपी नहीं सुन रहे हैं, उनके अधीनस्थ पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो और नीतीश कुमार तक कि हमने इस आवाज़ को ले गया। एक हमारे यहाँ 2 साल पहले एक थाना प्रभारी था जिसका नाम था, नालंदा जिला का रहने वाला था, बड़ा घमंडिया था, उसका घमंड हमने तोड़ा। नीतीश कुमार जी के यहाँ गया उसकी आवाज़ लेकर के कि शराब का दुकान खोले हुए है सिसवन में, शराब बिकवाता है, शराबियों से साँठ-गाँठ किए हुए है। लेकिन इस मामला को तत्कालीन एसपी ने कमज़ोर कर दिया और एक स्थानीय चौकीदार को सस्पेंड करके उसे बचा लिया। लेकिन ठीक जब उसकी बदली हुई अंदर में 6 महीना बाद, तो ठीक उसी आरोप में जो हमने सिसवन शराब बेचने का आरोप लगाया था, शराब बेचवाने का आरोप लगाया था, शराब पीने का आरोप लगाया था, आंदर थाने में उसी आरोप में, ठीक उसी आरोप वो अभी आंदर थाने में लगा। और
डीआईजी साहब ने, मैं डीआईजी तत्कालीन डीआईजी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जांच कराया और जांच में सही पाया और आंदर थाने में जाकर के कुमार वैभव जो है सस्पेंड हुआ, उठाया तो एक झूठा मुकदमा भी हमारे ऊपर कर दिया। बदली जब हुआ उसका तो एक हमारे ऊपर झूठा केस कर दिया, जिसको हमने एसपी को भी कहा, तत्कालीन एसपी को, लेकिन एसपी ने भी उस पर संज्ञान नहीं लिया और उस केस को ट्रू कर दिया। लेकिन न्यायालय में उसका निर्णय होगा, उसके लिए मैं हटने वाला नहीं हूँ। प्रशासनिक भ्रष्टाचार प्रथम है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि सरकार का पैसा खाने वाला आदमी, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, सरकारी अफसर हो, मानदेय प्राप्त करता हो, यदि वह घूस लेता है विकास के नाम पर, तो मैं ऐसे पदाधिकारियों को कहता हूं कि भले वो अपने माँ के पेट से जन्म लिया है, लेकिन वो अपने असली बाप के बीज का नहीं है। वो उसकी माँ जरूर दोगलाई की है, इसलिए इस तरह के तेगला पैदा हुआ है जो आम जनता के काम के लिए पैसा लेता है। ऐसे पदाधिकारियों को धिक्कार है और यह लड़ाई हमारी चलती रहेगी।